बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, मुज़ाकरात की नाकामी के बाद सूरत ख़राब हो रही है और जो पहली पेशरफ्त है वो ये है कि इसराइल ने लबनान के ऊपर वहशियाना बमबारी शुरू कर दी है। बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे शहादतें हुई हैं और ये मामला अब रुकने का नहीं लग रहा। मशरिक़ वस्ता के ऊपर एक मरतबा फिर जंग के बादल हैं और ऐसा लगता है कि किसी वक्त भी दोबारा खुदा न खास्ता लड़ाई छिड़ सकती है। देखें, होना तो ये चाहिए कि लड़ाई दोबारा ना हो, लेकिन इसराइल से कोई बईद नहीं है वो इस लड़ाई को दोबारा बढ़ावा दे सकता है और अमेरिका को दोबारा इस लड़ाई में शामिल होना पड़ सकता है। देखें, अमेरिका की शमूलियत के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। कई लोग ये कहते हैं कि अमेरिका अब इस लड़ाई के अंदर दोबारा नहीं उतरेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बड़ी मुश्किल से इस लड़ाई से जान छुड़ाई है और वो नहीं चाहेगा कि अमेरिका ईरान के साथ दोबारा लड़ाई में आए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये दावा है कि अमेरिका ने इस टाइम को इस्तेमाल किया है बड़े पैमाने पर मशरिक़ वस्ता में हथियार पहुंचाने के लिए, या अपने नए इत्तेहादी बनाने के लिए, या अपने साथ दीगर ममालिक को लेकर लड़ाई में उतरने के लिए। बहुत सारी पेशरफ्त मशरिक़ वस्ता में हुई है, बहुत सारे हथियार पहुंचे हैं, बहुत सारे बहरी बेड़े जो हैं वो हैं, और इत्तेहाद भी बना। एक आपको मैंने बताया था कि बरतानिया ने भी 50 मुल्कों का एक इत्तेहाद कायम करने का दावा किया है अमेरिका के साथ मिलकर आबनाए हुर्मस को खोलने के लिए। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने इसके ऊपर किसी किस्म की कॉन्सेंट नहीं दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसकी इजाज़त नहीं दी कि ताकत के बलबूते के ऊपर आबनाए हुर्मस को खोला जाए। अब जो भी होगा वो अक़वाम मुत्तहिदा से बार बार होगा। कुछ डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले पाकिस्तान, तुर्की और इसराइल के बीच में भी एक तनाव पैदा हो गया। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने जो ट्वीट किया इसराइल के ख़िलाफ़, उस पर इसराइल का सख्त रद्द-ए-अमल आया, जिसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने अपने 2 ट्वीट्स डिलीट कर दिए जो इसराइल की मुखालफत में किए थे। लेकिन अब क्योंकि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हुए तो एक नई सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए भी। लेकिन तुर्की और इसराइल का मामला बहुत गर्म हो गया। इसको बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया है, पूरी दुनिया ने रिपोर्ट किया है, क्योंकि ईरान की सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगाया तुर्की के ऊपर इसराइल ने। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने न सिर्फ तुर्की के ऊपर अटैक किया बल्कि जनूबी कोरिया के ऊपर भी अटैक किया, उनकी क़यादत के ऊपर भी निशाना बनाया। और एक और जो स्टेटमेंट ख़ास तौर पे उर्दगान का था, उस स्टेटमेंट के ऊपर इसराइली काफ़ी सीख पा हुए हैं, जिसमें स्टेटमेंट में तुर्क सदर ने यह कहा कि अगर पाकिस्तान सालसी ना कर रहा होता या इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सालसी ना हो रही होती तो तुर्की इसराइल के ख़िलाफ़ जंग में शामिल होता। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि देखिए तैयब उर्दगान ने अपनी कौम को ये बताया कि सालसी हो रही है, लड़ाई का खात्मा हो रहा है, इसीलिए अब तुर्की इस लड़ाई से बाहर है। अदरवाइज़ तुर्की ने यह बताया कि अगर ये सालसी ना होती और जंग चलती रहती तो तुर्की इस लड़ाई में इसराइल के ख़िलाफ़ शामिल हो चुका होता। तो इसराइल का इत्तेहादी अमेरिका है, तो ईरान का इत्तेहादी तुर्की बन जाता जंग के अंदर। ये बहुत बड़ा दावा है नेतन्याहू की जानिब से। शायद नेतन्याहू ने जिस वक्त ये दावा किया उनके दिमाग में भी नहीं था कि जंगबंदी की कोशिशें नाकाम हो जाएंगी या जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। ईरान ने जो जवाब दिया है, देखिए मैं पिछले वीलॉग में आपको कह रहा था कि अमेरिका ने तो जो कहना था कह दिया। जीडी वेंस 3 मिनट से ज़ायद बात करके वो चले गए और उन्होंने पाकिस्तानी सरजमीन को छोड़ दिया। और एक मायूसी थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, ईरान के साथ हमारी कोई डील नहीं बन पाई। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने काफ़ी लचक दिखाई और ईरानियों ने लचक नहीं दिखाई और ईरान की जानिब से वो मुतालबात नहीं माने गए जो अमेरिका ने सामने रखे, और अमेरिका ने बड़ी लचक दिखाई। इस किस्म की बातें उन्होंने की। अब मैं आपको कह रहा था कि जब ईरानी बात करेंगे तो चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो कालीबाफ का जो ईरानी वफद के सरबराह थे उनका पहले स्टेटमेंट आपको बताता हूँ। लेकिन एक चीज़ ना हमें एक और अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, जब मुज़ाकरात होते हैं ना तो आपने कैपेसिटी भी देखनी होती है कि दोनों तरफ से किस तरह के लोग मुज़ाकरात में मौजूद हैं। अब अगर आप मवाजना करें ना तो ईरानी वफद के अंदर 4 तो पीएचडी थे, यानी ये जो लोग हैं जो ईरान की जानिब से मुज़ाकरात के लिए आए हैं ये डॉक्टरेट हैं, अपनी अपनी फील्ड के मास्टर्स हैं, ये पीएचडी लेवल के लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, स्कॉलर्स हैं। अब इनकी जहानत और इनकी जो काबिलियत है उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वो अपने शोबों में शानदार लोग हैं, उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है लंबे मुज़ाकरात करने की, उनके आसाब बड़े मजबूत हैं, उनका एक एकेडमिक करियर है बड़ा शानदार। दूसरी तरफ जो अमेरिका से लोग आए थे वो उनकी वो कैपेसिटी नहीं थी। अगर आप देखें तो एक डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है,
एक जो है वो नायब सदर अमेरिका का, एक राइटर था पहले। तो उनका वो कैपेसिटी नहीं है, उनकी तालीमी काबिलियत भी वो नहीं है, उनके आसाब भी उस तरह के नहीं हैं जैसे एक आदमी के ट्रेंड होते हैं। तो ईरान की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, ईरान के लोगों में काबिलियत बहुत ज़्यादा थी। जो लोग बैठे मुज़ाकरात में तो वहाँ अमेरिका को काफ़ी दिक्कत हुई, जो दिखाई दे रहा है उसमें अमेरिका को काफ़ी दिक्कत हुई। अगर आप जेडी वेंस की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल कर सुने तो ऐसा लगता है कि वो पूरे कॉन्फिडेंस में नहीं थे जैसे कॉन्फिडेंस में वो अमेरिका में होते हैं, और उन्हें बहुत जल्दी थी कि मुझे ज़्यादा सवालात ना सुनने पड़े। उन्होंने सिर्फ एक टोकन किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी वो 52 सेकंड बोले और 20 सेकंड उन्होंने पाकिस्तान की बात की, कुछ 30 सेकंड 32 सेकंड उन्होंने जो हुआ उस पर बात की, और उसके बाद 2-3 सवालात के बहुत मुख्तसर जवाब देके वो निकल गए। जितने अहम सवालात थे उन सारों को उन्होंने छोड़ दिया, उनके जवाब उन्होंने नहीं दिए। अब वो सवालात के जवाब हम तवक्को कर रहे थे कि ईरान की जानिब से आएंगे। ईरान ने स्टेटमेंट जारी किया है, लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब अभी भी बाकी है। जो ईरान की जानिब से सबसे तगड़ा जुमला है अब तक, वो वजीर खारजा इराकची के बयान में से रिपोर्ट हुआ है। जो अब्बास इराकची है ना, उन्होंने समंदर को कूजे में बंद किया है। उनका जो जुमला है ना, उसके अंदर सारा जवाब है कि अमेरिका मुज़ाकरात की मेज पर वो सब कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा था जो वो जंग के मैदान में हासिल नहीं कर सका। हम यहां नेक नियति के साथ आए थे। पाकिस्तान से रवानगी से कबल जो जेडी वेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो गैर जरूरी थी, ये बात भी की उन्होंने। अब देखें, इसमें मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि ईरान मैदान जंग में जो चीजें नहीं हारा वो उनको टेबल पे नहीं हारेगा, और अमेरिका मैदान जंग में जो चीजें नहीं जीत पाया वो उनको टेबल पे नहीं जीत पाएगा, और यही हुआ है। ये तासुर पूरी दुनिया में है कि ईरान इस जंग का फातेह है। ये तासुर पूरी दुनिया में है कि कम वसाइल के बावजूद उन्होंने शानदार लड़ाई लड़ी है। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं काली बाफ का, जो सरबराह थे ईरानी वफद के। उन्होंने कहा जी कि अमेरिका ने ईरान की मंतक और उसूलों को समझ लिया है, या हम समझाने में कामयाब हो गए कि एक्चुअली हम क्या चाहते हैं। अमेरिका से मुज़ाकरात के खात्मे के बाद सोशल मीडिया पे उन्होंने अपना बयान जारी किया। उनके 5 ट्वीट हैं जिनके अंदर उन्होंने तफसील लिखी हुई है। अब मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती अमल को आसान बनाने पर पाकिस्तान की कोशिशों का शुक्रिया अदा करते हैं। मुज़ाकरात से पहले मैंने इस बात पर जोर दिया था कि हमारे पास नेक नियति और इरादा है। गुज़िश्ता 2 जंगों के तजर्बात से हमें मुखालिफ फरीक पर कोई भरोसा नहीं है, यानी अमेरिका पे हमें भरोसा नहीं है। इन्होंने जंगें की हैं, जब कभी मुज़ाकरात किए हैं बीच में इन्होंने जंग कर दी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने कहा कि मुज़ाकरात में ईरानी वफद ने मुस्तकबिल से मुताल्लिक इक़दाम किए, लेकिन मुखालिफ फरीक इस मरहले पर ईरानी वफद का एतमाद हासिल करने में बिलाखिर नाकाम रहा। यानी बदएतमादी है अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका ऐसी कोई यकीन दहानी नहीं करवा सका। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान की मंतक और उसूलों को समझ लिया है। अब वक्त आ गया है कि वो फैसला करें कि आया वो हमारा एतमाद हासिल कर सकते हैं या नहीं। अब ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो अमेरिकन सदर गए हैं वो अपनी बात कहकर चले गए। उन्होंने कहा जी कि हमने ईरान को बता दिया, बड़ी अच्छी ऑफर कर दी है, अगर वो मानते हैं तो ठीक है। ऑफर उनके पास है, बॉल उनके कोर्ट में है। ईरानी क्या कह रहे हैं? ईरानी कह रहे हैं हमने अमेरिका को समझा दिया कि हम क्या चाहते हैं और आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। अब बॉल अमेरिका के कोर्ट में है, वो बताएं कि अब वो आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डाल दिया। उन्होंने कहा ईरानी कौम का हकूक की पासदारी के लिए फौजी जिद्दोजहद के साथ डिप्लोमेसी को दूसरा तरीका हम समझते हैं। यानी सबसे पहले फौजी ताकत है जिससे हम जवाब देते हैं, दूसरा हम डिप्लोमेसी को भी एक तरीका समझते हैं। ईरान 9 करोड़ अफराद का मुल्क है। सुप्रीम लीडर के हुक्म पर सड़कों पर निकलने वाले बहादुर ईरानियों का शुक्रगुजार हूँ। ईरान के 40 रोज़ा कौमी दिफा की कामयाबियां मुस्तहकम करने की कोशिशें हम जारी रखेंगे। तो ईरानी बड़े अज़म के साथ आए। लेकिन यहां पे एक खबर और है। जो ईरान के तर्जुमान है वजारत खारजा के, इस्माइल बकाई, उनका स्टेटमेंट में हमें पता चल जाता है कि वो कौन सी चीजें जहां पे लॉक लग गया, जहां डेडलॉक था अमेरिका और ईरान के बीच में, वो चीजें कौन सी हो सकती हैं। ये आपको इस्माइल बकाई के स्टेटमेंट से आइडिया हो जाता है। उन्होंने कहा बाद उमूर पे पेशरफ्त हुई है अमेरिका और ईरान के बीच में, नहीं बिल्कुल मायूस नहीं है, लेकिन चंद नकात पर इख्तलाफात बरकरार रहने के बायस कोई हतमी मुआहदा हमारा अमेरिका के साथ नहीं हो सका।
ये जो अहम चीज़ें हैं तो उन्होंने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन जो अहम मौज़ूआत है उनके बारे में जो उन्होंने चंद अल्फाज बोले उसमें पूरी कहानी है। सबसे पहले जो उन्होंने वर्ड बोला वो आबना हुर्मस है। यानी मैं आपको पहले से कह रहा था कि ये एक ऐसी चीज़ है जो जंग से पहले और बाद में बदल गई है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती ये है कि जो आबना हुर्मस कल तक खुली थी, जंग करके वो आबना हुर्मस बंद करवा दी। ये प्रॉब्लम है। तो एक आबना हुर्मस है, एक ईरान का जोहरी प्रोग्राम है, एक जंगी हरजाना कि हमारा नुकसान पूरा करो, और पाबंदियों का खात्मा। ये वो तीन इश्यूज है जिनके बारे में उन्होंने कहा जी कि यहां पे डेडलॉक है और हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे, कोई मुआहदा नहीं हुआ। तो अब बड़ी क्लैरिटी आ गई है कि वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से अमेरिका और ईरान आगे नहीं बढ़ पाए। अब नाज़रीन, यूरेनियम का मामला जो है ना वो अमेरिका के गले की हड्डी बना हुआ है पिछले साल से। वो कैसे बना हुआ है, ये ब्लूमबर्ग ने इसके बारे में एक रिपोर्ट भी लिखी है अमेरिका में, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। उन्होंने उन चीजों की निशानदेही कर दी है जिसके बारे में बात करते हुए लोग डरते हैं। मामला यह है कि अमेरिका को पहली मरतबा ऐसा हुआ गुज़िश्ता 9-10 माह से ये पता ही नहीं है कि ईरान की यूरेनियम किधर है, हालांकि ये पहले निगरानी में होती थी। अब किसी ने उस यूरेनियम को देखा भी नहीं, किसी ने उसको चेक भी नहीं किया, किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। और ये हुआ जून 2025 की लड़ाई या मिस एडवेंचर के बाद। अमेरिका ऐसे जाहिर कर रहा है जैसे ईरान के पूरे यूरेनियम जखीरे का उसको बिल्कुल दुरुस्त मालूम है, उसके बाद जीपीएस लोकेशन है कि कहां पे है। ये ब्लूमबर्ग लिख रहा है। बात हो रही है तकरीबन 441 किलोग्राम यूरेनियम की जो इंतहाई अफसूदा हालत में है, और मजीद तकरीबन 8000 किलोग्राम कम अफसूदा मवाद भी वहां पे उनके पास मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी वजीर दिफा ने इस हफ्ते बुनियादी तौर पर यह कहा कि हमें बिल्कुल मालूम है कि यह जखीरा कहां है, अस्फहान की सुरंगों में दफन है, और अगर तुमने उसे निकालने में हमारी मदद ना की तो हम खुद स्पेशल फोर्सेस भेजकर उसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन असल परेशानी यह है कि IAEA जो इंटरनेशनल एजेंसी है एटॉमिक एनर्जी के हवाले से जो काम करती है, वो खामोशी से ये बात तस्लीम कर रही है कि उन्होंने गुज़िश्ता 9 माह से इस मवाद को ना देखा है ना उसकी तस्दीक की है। जून 2025 के हमलों के बाद से कोई रसाई इस मवाद तक नहीं हो सकी। ईरान ने 1 साल पहले ही IAEA को खबरदार किया था कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो इस मवाद को मुख्तलिफ खुफिया मकामात पर मुंतकिल कर देगा, और अब हालात देखकर लगता है कि ऐसा ही हुआ है। अब वियना में मौजूद सफारती दराये के मुताबिक IAEA का अंदाजा है कि ज्यादा से ज्यादा आधा मवाद अस्फहान में बाकी हो सकता है, बाकी निकाला गया होगा। अब बाकी मवाद कहां हो सकता है? और एक और बड़ी अजीबोगरीब बात यह है कि ये मवाद जो है वो अब मूवेबल है, यानी वो एक जगह पे कांस्टेंट नहीं है। जैसे पहले एक जगह पड़ा हुआ था, IAEA के लोग जाते थे, देख लेते थे, तस्दीक करते थे, अब उसके ऊपर निगरानी कोई नहीं है, किसी को नहीं पता ये कहां गया। अब ये हरकत कर रहा है, और ये न्यूक्लियर का एक बहुत बड़ा जखीरा है, ये खतरा हो सकता है, और ईरान को ही पता है कि ये कहां पे है। और अब एक घंटी बज रही है खतरे की, एक टिक टॉक चल रही है कि पता नहीं किस वक्त कोई ईरान एटमी तजर्बा कर ले। ये तो अब ईरान ही जानता है। तो अमेरिका ने अपने मिस एडवेंचर के जरिए से जिस यूरेनियम को दफन कर दिया, अब उसके बारे में अमेरिका को या उसके इत्तेहादियों को कुछ पता नहीं है। ये एक खतरा है जिसमें अमेरिका ने सबको डाल दिया, और अमेरिका इससे बचने के लिए अब कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, और दूसरी मुसीबत उसके गले पड़ी हुई है, आबना हुर्मुज़। पाकिस्तान कहां खड़ा है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त एक चीज। देखिए, पाकिस्तान ने कोशिश की है, फिलहाल पाकिस्तान को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन पाकिस्तान को कोशिश करते रहनी चाहिए और गैर जानिबदार रहना चाहिए। पाकिस्तान को किसी सूरत भी जानिबदार नहीं बनना चाहिए। अगर पाकिस्तान इस लड़ाई में जानिबदार बनेगा तो पाकिस्तान आज अगर कुछ हासिल कर भी लेता है तो कल को पाकिस्तान इसमें लूजर हो जाएगा। जैसे माजी में पाकिस्तान के जर्नैलों ने वो जंगें शुरू की और वो लड़ाइयां शुरू की और वो हिकमत अमली और पॉलिसियां बनाई जिनसे वो जर्नैल तो अमीर हो गए, उस वक्त तो पैसा वैसा मिल गया, उस वक्त तो हालात वाहवाकारी हो गई, लेकिन पाकिस्तान कई दहाइयों तक उसका खुमियाजा भुगतता रहा। अब अगर पाकिस्तान किसी एडवेंचर में चला जाता है तो पाकिस्तान के लिए बड़ा पंगा हो जाएगा। देखें ना, अमेरिकन अखबारात के अंदर बाकायदा धमकियां छपवाई गई हैं ईरानी लीडरशिप के लिए कि मुज़ाकरात को कामयाब करें, वरना फिर उनकी जान खतरे में, उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। अब यह भी बहुत ज़रूरी है कि ईरानी क़यादत वापस ईरान में हिफाजत के साथ पहुंचे और अपनी अपनी जगहों पर जाके जहां वो रहना चाहते हैं वो वहां पहुंचे और उन्हें कोई नुकसान ना हो। देखिए ना, इससे पहले जो एक इंडिया के अंदर ईरानी बहरिया के फौजी गए हुए थे बहुत सारे, वो अपनी मशकों के चक्कर में गए हुए थे, उनका कोई लड़ाई से ताल्लुक नहीं था,
उनका कत्लेआम कर दिया था अमेरिका ने। श्रीलंका ने उनको रेस्क्यू किया था कुछ लोगों को, बाद में श्रीलंका को ईरान ने जो है वो सहूलत भी दी कि आप आबनाए हुरमुज़ में से गुजर सकते हैं, अपना तेल ले जा सकते हैं। तो ये चीज़ रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो अब ये लीडरशिप खतरे में है और इनके बारे में धमकियां बाकायदा ये अमेरिकी पेपर्स के अंदर, द वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर मैं ये देख रहा हूं कि ये छपी हुई है। तो पाकिस्तान के रोल पे बात हो रही है कि पाकिस्तान को हर हाल में इसमें न्यूट्रल रहना है, लेकिन कुछ पेशरफ्त हुई है गुज़िश्ता 24 घंटों में जो कुछ और इशारे दे रही है। यानी पाकिस्तान की जानिब से जंगी साजो सामान का और फोर्सेस का सऊदी अरब में पहुंचना, पाकिस्तान का खुद इसके बारे में कोई स्टेटमेंट ना देना, बल्कि इसके बारे में आगाह किया जाना सऊदी अरब की वजारत दिफा की जानिब से, और उसके बाद फौरी तौर पे ये खबर आना कि सऊदी अरब और कतर मिलकर पाकिस्तान को $5 अरब की फैसिलिटी दे रहे हैं। ये पैसा पाकिस्तान का नहीं होगा, ये उन्हीं का पैसा है, यहाँ पे रखा जाएगा, क्योंकि यूएई अपना पैसा वापस मांग रहा है। तो देखिए, हमें वक्ती तौर पे इसका फ़ायदा हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ शायद फौरी तौर पे दौरा करने भी जा रहे हैं सऊदी अरब का। हमें सऊदी अरब के साथ शानदार ताल्लुकात चाहिए, हमें सऊदी अरब से भाईचारा भी चाहिए, मदद भी चाहिए, लेकिन इसकी ऐसी कीमत क्या हम अदा कर सकते हैं, यह हमें सोचना पड़ेगा कि हम एक बड़ी लड़ाई में उतर जाएं। माजी में हमने गुरेज किया था, जब यमन के साथ सऊदी अरब की लड़ाई हो रही थी तो पाकिस्तान ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया था, जो फैसला बहुत अच्छा था। आज भी पाकिस्तान को न्यूट्रल रहने का ही फैसला करना चाहिए, लेकिन जो इकदाम हो रहे हैं उनसे ये अंदेशा पैदा होता है कि मुस्तकबिल करीब में इसराइल, अमेरिका और ईरान की लड़ाई पे पाकिस्तान गैर जानिबदार शायद ना रह पाए। ये मैं शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो इसलिए कि हम अभी इंतज़ार करते हैं और हम देखते हैं कि होता क्या है। मेरी नाज़रीन एक और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, पाकिस्तान के लोगों से गुजारिश है कि देखें, आप दुनिया की सालसी करवाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए कि आप चाहते हैं दुनिया में अमन हो जाए। दुनिया में अमन आप इसलिए चाहते हैं ताकि दुनिया में कारोबारी ज़िंदगी चले, दुनिया के अंदर तरक्की हो, दुनिया के अंदर गुर्बत ना हो, दुनिया के अंदर परेशानी ना हो, दुनिया के अंदर इस्तेहकाम आए और दुनिया तरक्की करती हुई आगे बढ़े। तो यही चीज़ आप पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं चाहते? पाकिस्तान में आपने अदम इस्तेहकाम पैदा किया हुआ, एक जंग लगाई हुई है, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी को, उसके लीडर को आपने कुचल कर रख दिया है, सिर्फ इसलिए कि आपका अपना जो इक़्तिदार है और आपका अपना जो ज़ाती मफाद है वो सामने आ जाता है। देखिए, पाकिस्तान का मफाद इसमें है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आए और उसके लिए जो जुल्म, जबर और फस्दायत के हथकंडे एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अपनाए जा रहे हैं उन्हें बंद करना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें, सिर्फ आसिम मुनीर का अकेले का और शहबाज शरीफ का अकेले का, या इनकी पॉलिटिकल पार्टीज का, या इन चंद लोगों के टोले का जो इक़्तिदार के अंदर रहना चाहते हैं, ताकत इंजॉय करना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ उनके मफाद की बात करें तो फिर उनका मफाद इसी में है कि जुल्म, जबर और फस्दायत की ये जो चादर है पाकिस्तान को उड़ाई रखी जाए, पाकिस्तान के ऊपर जुल्म जारी रखा जाए। तो अगर आप दुनिया के अंदर अमन की कोशिश कर सकते हैं तो पाकिस्तान में भी दिल बड़ा करें और पाकिस्तानियों को अमन से रहने दें। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह अदलिया को कंट्रोल करके मुखालिफिन को कुचला जा रहा है वो सिलसिला बंद किया जाए। घुटन का जो माहौल पाकिस्तान के अंदर है, लोग पाकिस्तान में रह नहीं सकते, पाकिस्तान में आ नहीं सकते, ये घुटन का माहौल ख़त्म किया जाए। जो लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं बड़ी तकलीफ़ के अंदर और बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें मौका दिया जाए कि वो अपने मुल्क में वापस रहें और ये जो बदले लिए जाते हैं, जो जुल्म और जबर किया जाता है, ये ख़त्म किया जाए ताकि पाकिस्तान भी आगे बढ़े। दुनिया के अंदर चौधरी बने हुए हैं अमन के लिए और पाकिस्तान के अंदर जुल्म और जबर की एक रात मुसल्लत की हुई है। तो ये दोगली पॉलिसी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बंद करनी चाहिए और आसिम मुनीर साहब को चाहिए कि पाकिस्तान को चलने दें, पाकिस्तान को खुलने दें, आगे बढ़ने दें। इमरान खान के बेटों ने अब बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा से दरख्वास्त की है अपने वालिद के लिए, वीडियो पैगाम भी उन्होंने जारी किया है। वो फर्दर भी एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं कि उनके वालिद की तबीयत भी ठीक नहीं है, उनके बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं, जेल में उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ सलब कर लिए गए हैं, मुलाकातों पर बैन है, लिहाजा उनकी रिहाई के लिए अक़वाम मुत्तहिदा मुदाखलत करे, वो इंसानी हकूक़ की बुनियाद के ऊपर आवाज़ उठाए कि यह जुल्म है और ज़्यादती है, इसको रोका जाए। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।